हेलो साथियों, एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में हम हिंदी में अलंकारों की बात कर चुके हैं और फिर हम अगला टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो उसमें उच्चतम न्यायालय की कल बात करेंगे। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आज का हमारा उच्च न्यायालय, उसमें हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा, अगर आपकी न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात ये क्रम चलता रहता है। ये सबसे ऊपर ये है, दूसरे नंबर पर राज्य के उच्च न्यायालय, इसके बाद तीसरे नंबर पर अधीनस्थ न्यायालय है। तो हम इनकी आज बात करेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आपको पता है, पहले हम बात करते हैं। पहले हम कौन सा टॉपिक है, आपका टॉपिक है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे। और इसके है और इसका है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की हम बात करेंगे। और उच्च न्यायालय पता है, उच्चतम न्यायालय बता चुके हैं, वो भारत में एकमात्र, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और राज्य, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। तो भाग कौन सा है, तो आपका भाग 6 में उसका वर्णन है। भाग 6 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका वर्णन है। आज इसी की हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में बताया गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हर राज्य का अपना अलग अलग होगा न्यायालय। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये जरूरी नहीं कि एक राज्य का अपना अलग होगा। इसमें एक उच्च न्यायालय कई राज्यों का सम्मिलित रूप से हो सकता है, इसे बताया गया। लेकिन होगा प्रत्येक राज्य के लिए, लेकिन अलग नहीं बताया गया संविधान में, ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं है। पहले था, लेकिन बाद में कोई संशोधन आया था, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर राज्य का अलग अलग न्यायालय होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें। और इसके बाद 215 में कहा गया, अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है जो भी उच्च न्यायालय में निर्णय दिए जाएंगे उसकी एक कॉपी, अर्थात वो लिखित रूप में उसका रिकॉर्ड होगा। ये ध्यान रखिएगा, उसका रिकॉर्ड इसके पास होगा। और जितने भी निर्णय हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों को मान्य करने होंगे, इसका मतलब ये है। ध्यान रखिएगा 215 में। 216 में बताया गया है कि उच्चतम अर्थात उच्च न्यायालय कई न्यायाधीशों, अर्थात 216 में देखिए, अनुच्छेद 216 में बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश होंगे, जैसे उसमें बताया गया, उच्चतम न्यायालय में बताया गया था, उसी प्रकार एक मुख्य होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, इसमें बताया गया है। अगला, अगर पूछा जाए इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अर्थात उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, यानी मुख्य और अन्य सबकी। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष था, उसका थोड़ा हटके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना 62 वर्ष होता है। ध्यान रखिए कितना 62 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा होता है। और इसमें बाहर पाइप पड़ रही है, इसलिए अगर शोर हो रहा है तो थोड़ा आप लोग हमारे बातों पर ध्यान दें, शोर पर ध्यान न दें। 62 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और ये चाहे तो अपना त्याग पत्र, ध्यान रखिएगा, त्याग पत्र किसको देगा, तो ये चीजें ध्यान रखे, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को अपना लिखित त्याग पत्र दे सकता है। हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थी। ध्यान रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया में क्या होता था, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन से शुरू की जाएगी। अगर राज्यसभा में शुरू की जाएगी तो उसके 50 सदस्य शुरुआत में हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद 2/3 सदस्यों से पारित होके लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के भी अगर 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसी दिन से उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, मुख्य का हो या अन्य का न्यायाधीश का पद खाली हो जाएगा। और इसके बाद हाँ, और ये एक शर्त जरूर है, 14 दिन वाला सिस्टम नहीं है। इसमें बताया गया कि उसी सत्र में उसका वर्णन होना चाहिए, जिस सत्र में हटाया जाएगा संसद के, उसी सत्र में कारण है क्यों हटाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कारण हटाने की प्रक्रिया कोई होगी, प्रक्रिया तो बता दी, कारण भी होगा। कारण कैसे हटाया जाएगा, तो इसके 2 कारण होते हैं, सिद्ध कदाचार अथवा या असमर्थता। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला। सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है, आधार पर हटाया जा सकता है। त्याग पत्र पूछा किसको देता है, तो आपको पता होना चाहिए, त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। 2 तरीके से, या तो इसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारण का, और ये सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। शुरुआत राष्ट्रपति करेगा। और न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं ध्यान रखिएगा, योग्यताएं वही होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में लगभग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। पहला है नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर 2 कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, 3 नंबर आपका तीसरा है किसी भारत के किसी कह सकते हैं, भारत के किसी न्यायालय में, भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यायिक पद पर रहा हो। अगला नंबर 4 राष्ट्रपति की राय में
पारंगत, पारंगत विधि वेत्ता हो, विधि वेत्ता हो, ये है। अब आएगा, ये तो बता दिया, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, नंबर 3 भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधि वेत्ता हो। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेतन, इसकी बात करेंगे, वेतन। तो ध्यान रखिए, वेतन, वेतन निर्धारण करता है संसद। वेतन का निर्धारण कौन करेगा? समय समय पर संसद करती है, समय समय पर संसद करती है, ध्यान रखिए, संसद करती है। अगर पूछा जाए वेतन कहाँ से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेतन कहाँ से दिया जाएगा? वेतन आपका दिया जाएगा, वेतन राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान के। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता था भारत की संचित निधि से, क्योंकि ये काम करेगा राज्य का, तो राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाएगा। अगर पेंशन की बात करेंगे, पेंशन, पेंशन ध्यान रखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, चाहे वो मुख्य हो या अन्य हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है, संचित निधि से। तो कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से इसको क्या दी जाती है? पेंशन। और ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, वेतन का निर्धारण समय समय पर संसद करती है, और वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन पेंशन की बात करेंगे तो भारत की संचित निधि से, क्योंकि भारत संसद पर इसका निर्धारण करती है, तो काम करेगा जहाँ पर उसको वेतन वहाँ की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा उस राज्य की। और पेंशन जो होगी वो कहाँ से दी जाएगी? भारत की संचित निधि से। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिए, कार्यकारी, इसके बाद आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है यदि, इसका मतलब यदि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि इसी की नियुक्ति करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कृपया वीडियो को पूरा देखें, और जहाँ पर कोई शंका हो वहाँ पे आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और हमको किसी कार्यक्रम में जाना है गुरु जी के साथ में, गुरु जी पीछे बैठे रास्ता देख रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो जानने वाले हैं उनसे सब्सक्राइब करवा दें, और वीडियो को पूरा देखते रहें। और अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म लगातार डालते रहें, जो भी आपके योग्य निकलती है
वैकेंसी उसके हिसाब से आप फॉर्म डालते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।